रिएक्शंस के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रबिया कामरान। आज का हमारा आवाम से ये सवाल है कि इंडिया को इतनी प्रिविलेजेस क्यों दी जाती है। हर कंट्री इंडिया में इन्वेस्ट करने में क्यों इंटरेस्टेड है, जबकि पाकिस्तान को इतनी प्रिविलेजेस, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो ऐसा क्यों है? हर ममालिक, यहाँ तक कि मुस्लिम ममालिक भी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन पाकिस्तान में नहीं। ऐसा क्यों है? आइए हम जानते हैं अपनी आवाम से। बना फुरकान सईद। फुरकान, मेरा आज का सवाल आपसे ये है कि पूरी दुनिया इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है। इंडिया को बहुत सारे प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, इम्पोर्टेंस दी जाती है बहुत ज़्यादा, लेकिन पाकिस्तान को वो इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी जाती? बेसिकली इसका जवाब बड़ा तल्ख है। अगर आप समझ लें तो बड़ा इजी होगा आपके लिए। जो मुल्क दुनिया के लिए कुछ करते हैं प्रिविलेज उन्हें मिलती हैं, जो मुल्क दुनिया से भीख लेते हैं उन्हें प्रिविलेज नहीं मिलती हैं। तो आपकी कंट्रीब्यूशन दुनिया के लिए है क्या? फॉर द लास्ट 75 ईयर्स अगर आप देख लो, आपने आज तक अपने कवानीन के अंदर वो स्टेप्स ही नहीं उठाए कि आपके पास इन्वेस्टमेंट जाएं। पाकिस्तान ने तो पिछले 75 सालों में अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाया ही नहीं। पाकिस्तान तो पीछे ही खड़ा है अभी तक। जैसा 1947 में था वैसे ही अब तक है। पाकिस्तान ने इन 75 सालों में दूसरों से कर्जा मांगने के अलावा कुछ किया ही नहीं। हाँ, तो ये तो सारी कौम को सोचना है ना, ये कोई इंडिविजुअल का फ़ैसला थोड़ी है। एज अ कॉम हम लोग टैक्स पेयर हैं ही नहीं। हम लोग ना टैक्स भरते हैं, ना हम लोग कुछ डेवलपमेंट की बात करते हैं, ना हम लोग आगे कुछ बढ़ने की बात करते हैं। वी आर नॉट नथिंग ऑन फोकस एनीवेयर। इवन आप बैंकिंग सेक्टर अगर देख लो आपका, तो पाकिस्तान के बैंकिंग चैनल्स के अंदर आधे से ज़्यादा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल जो होता है वो इंडिया के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है। आपके स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अभी वो उन्होंने चेंज किया है चाइनीज़ सॉफ्टवेयर। तो आपकी आईटी इंडस्ट्री इस किस्म की नहीं है। आपकी गवर्नमेंट सिर्फ झूठ बोलती है और आपको ये बताने की कोशिश करती है कि आपके पास बहुत ज़्यादा जो है ना रिसोर्सेज हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में आईटी का तो बिल्कुल भी स्कोप नहीं है एज़ कम्पेयर टू दूसरी कंट्रीज़ के। पाकिस्तान में आईटी का बिल्कुल भी स्कोप नहीं है, लेकिन इंडिया एक आईटी हब बन चुका है। देखें, इंडिया आईटी हब इसलिए बना कि फोकस था ना, सही है, डेवलपमेंट थी, फोकस था, बाकी था। अगर पाकिस्तान ये कहता है कि जी हमें आईटी एक्सपोर्ट से $2 बिलियन आते हैं, तो हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो $1.5 बिलियन का लोन लेने के लिए दुनिया क्यों जाते हैं? अगर आपको 2 बिलियन आ रहे हैं तो आप 1.5 बिलियन लेने के लिए क्यों जा रहे हैं? भीख क्यों मांग रहे हैं? अगर आप देखें, आपने अभी तक कोई पॉलिसी बनाई नहीं है। आप कभी कहते हैं कि आईटी एक्सपोर्टर्स जो हैं, जो आईटी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो फ्रीलांसर हैं, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। जब उनकी रेमिटेंसेस आती हैं आप उसके ऊपर टैक्स काट लेते हैं। आप जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बात करते हैं, जो कि एक मैं भी हूँ, तो अगर हम लोग रेमिटेंस करते हैं आप लोगों को, तो आप उसके ऊपर भी मेरा टैक्स काट लेते हैं। जब तक आप अपने मुल्क के अंदर एक इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी नहीं देंगे, किसी भी हिसाब से नहीं देंगे, तो इन्वेस्टमेंट आएगी नहीं। फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी होता है कि इंटरनेशनल कंपनीज़, इंटरनेशनल ब्रांड्स को रूम दिया जाए, टैक्सेशन को थोड़ा सा छोड़ा जाए, बाकी चीज़ें की जाएँ। सो ऑन दैट बेसिस आएंगी, अदरवाइज़ नहीं आएंगे बिल्कुल भी। अच्छा सर, तो मुझे ये बात बताएं कि इंडिया में लोग इंडिया को इतनी प्रेफरेंस क्यों देते हैं? उसे क्यों इतने प्रिविलेजेस दिए जाते हैं? हर मुल्क, हर कंट्री इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। देखें, इन्वेस्ट करने के लिए इसलिए तैयार है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे बड़ी इकनॉमी है। सेकंड थिंग ये है कि सबसे बड़ी लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। अगर मैं वहाँ पे 1 लाख रुपए लगाऊंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा वॉल्यूम जो है वो 1 अरब लोगों के पास जाएगा। मैं पाकिस्तान में लाऊंगा तो 25 करोड़ के पास जाएगा। सो ऑटोमेटिकली कंपनी वॉल्यूम गेम सोचती है हमेशा। सो ऑन द वॉल्यूम गेम हमेशा जो है ना वो आपको बेनिफिट्स होते हैं, बट इससे बढ़ के बेनिफिट ये होता है पॉलिसी। यहाँ पे पाकिस्तान में टेलेनॉर था, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी, उन्होंने अभी पाकिस्तान से अपने ऑपरेशन वाइंड अप करने शुरू किए हैं। कुछ सालों के अंदर पाकिस्तान से वो एग्जिट कर जाएंगे। टेलेनॉर यूनिनॉर के नाम से इंडिया के अंदर एंटर हो गया। दे ऑलवेज एंटर इन अ कोलैबोरेशन वे। वो कभी भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं लेते हैं, वो कोलैबोरेट करते हैं अपनी छोटी इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ के साथ। तो उनका लोकल एसएमई सेक्टर भी ग्रो करता है। आपका एसएमई सेक्टर है ही नहीं, या आपके पास इंडस्ट्रीज़ हैं जो एक्सपोर्ट कर रही हैं कुछ अमाउंट ऑफ डॉलर्स के ऊपर, या आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास एक करियाने वाले की दुकान है। बीच का जो इतना वॉल्यूम है, जब तक हम वो डेवलप नहीं करेंगे। जी सर, आपने अभी एक्सपोर्ट्स की बात की। अगर एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो इंडिया अपने इंपोर्ट्स को बहुत कम कर रहा है और अपने एक्सपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इंपोर्ट्स अभी भी ज़्यादा है और एक्सपोर्ट्स बहुत कम ना होने के बराबर। तो ये तो पूरी कौम का कसूर है ना। लेडीज़ 3 अरब रुपए के हैंड्स बैग मंगवा लेती हैं, मेकअप्स मंगवा लेती हैं। मेंस जो हैं वो अपने लिए मोबाइल फ़ोन और गाड़ियाँ मंगवा लेते हैं। जब आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप मंगवाते क्यों हो? हम सैलरी के ऊपर अपने माँ बाप को पैसे देते हुए हम ये सोचते हैं कि भाई मेरी तो इतनी इनकम है, मैं आपको इतना ही शेयर करूँगा। बट जब मुझे कोई लग्जरी ख़रीदनी होती है तो मैं सोचता ही नहीं हूँ।
तो दिस इज़ रॉन्ग एज़ पर द कंप्लीट नेशन के हिसाब से ये चीज़ बहुत गलत है, ठीक है। वहाँ पे देखें आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकती। कंपैरिजन उस मुल्क से होता है, पाकिस्तान को इस टाइम पे अपने आप को अफ्रीका से कंपैरिजन करना चाहिए, क्योंकि आपकी करेंसी जो है ना वो नामीबिया जितनी है, ठीक है। आपकी करेंसी जो है ना वो गाना जितनी है, साउथ सूडान जितनी आपकी करेंसी है। आप इंडिया जैसे मुल्क से कंपेयर कर कैसे सकते हो? आज की तारीख के अंदर हमारे एक रुपया हिंदुस्तान का 1 रुपया हमारे 3 रुपये के बराबर है। वहाँ पे डॉलर इस टाइम के ऊपर 70 रुपीज़ का है, आपके पास डॉलर जो है 245 का है। हाउ यू कैन मैनेज दैट? आप कंपेयर करिए। IT इंडस्ट्री देख लो, टेक्सटाइल देख लो, हमें टेक्सटाइल में बीट कर चुके, केमिकल इंडस्ट्री में बीट कर चुके। इवन मैं 11 साल से UAE में हूँ, वो हमें फूड प्रोडक्ट्स के अंदर बीट कर चुके। पाकिस्तान की प्याज ढूंढने से मिलती है, इंडिया की प्याज मिल जाती है। अभी इस गवर्नमेंट ने सैलाब के बाद $2 बिलियन के टमाटोज़ इंपोर्ट कर लिए। भाई टमाटर नहीं खाएंगे मरेंगे थोड़ी, उसकी जगह दही डाल लेंगे। $2 बिलियन आप रिहेबिलिटेशन में लगा दो, बाकी चीज़ों में लगा दो। फोकस होता है कौम का, हुक्मरानों का। हमारा फोकस है अय्याशी, सही है, काम नहीं करना, हमने पैसे उड़ाने हैं, बाकी चीज़ें करनी है, तो उसकी वजह से हम तरक्की कभी नहीं करेंगे। अच्छा, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान को अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए पूरे ममालिक में अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले पढ़ना चाहिए, एजुकेशन सेक्टर के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, और ये ओवरनाइट नहीं हो सकता। आपको जो है ना तकरीबन 10-20 साल चाहिए, जिस 10-20 साल के बाद जाके आपके मुल्क का कुछ रुख निकलेगा। आपको कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिस सेक्टर के ऊपर आप इमीडिएट बेसिस के ऊपर ओवरकम कर सकते हो। IT सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है। ये ओवरनाइट जो है ना आपको प्रॉफिट्स दे देंगे। आप भूल जाएं कि आपने अमेरिका कनाडा की मार्केट में एंटर होना है, आप साउथ एशिया की मार्केट में एंटर हों, आप अफ्रीका की मार्केट के अंदर एंटर हों। इन मार्केट्स के अंदर आप लोग अपना वॉल्यूम बनाएं, इन मार्केट के अंदर आप लोग एक्सपोर्ट करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आने वाले 10, 15, 20 साल के अंदर कुछ नज़र आएगा। थैंक यू। आपका नाम? मोहम्मद सरफराज बेग। देखें जी, रूल्स एंड रेगुलेशन, जहाँ पे जिस कंट्री के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ना, डेफिनेटली वहाँ पे स्टेबिलिटी होती है हर चीज़ की, ठीक है। सबसे पहले अ लैक ऑफ लॉ, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप रूल्स एंड रेगुलेशन को हमारे लोग फॉलो करते हुए ही गाली तस्वर करते हैं, ठीक है। बैरून ममालिक में यहाँ पे जब रूल्स एंड रेगुलेशन एक तरीक़ेकार से चलेंगे ना, तो डेफिनेटली हम तभी विन कर सकते हैं, ठीक है। तो जब रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ना, तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी वहाँ पे होती है, लोग आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आज क्या है कल क्या होगा किसी को कोई पता नहीं होता। जब स्टेबिलिटी नहीं होती तो डेफिनेटली वो लोगों को, पाकिस्तान को इसीलिए इग्नोर करते हैं बैरून ममालिक वाले, और तो इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो आपको जैसे कि आपको UAE और दूसरे ममालिक, कई ममालिक हैं जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो इसकी क्या वजह है? बेकारी की इज़्ज़त नहीं होती। तो सर हमने 30 साल में IMF से 13 कर्जे लिए हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कोई भी कर्जा हमने वापस नहीं किया। तो आपने भिखारी का वर्ड यूज़ किया है बेसिकली, तो आपने ये क्या लगता है आपको, पाकिस्तान बने हुए 75 साल हो चुके हैं, आगे क्या होगा पाकिस्तान का? बेटे देखें, बात ये है, हम ले रहे हैं ना, पब्लिक तो टैक्स दे रही है प्रॉपर, ठीक है। अब ये ऊपर अयाशियों पे जा रहा है, तो उसमें पब्लिक का कसूर तो नहीं है, ठीक है। अगर इस तरह ही चलता रहा तो कोई बंदा हमें पास बिठाने पे बिल्कुल एक अच्छा फील नहीं करेगा। बस इसी वजह से शायद हम पूरी दुनिया में खबर हो रहे हैं। मतलब ये पॉलिटिशियंस की वजह से ऐसा हो रहा है, पॉलिटिक्स अच्छी नहीं की जा रही पाकिस्तान में? डेफिनेटली देखें, बात यह है कि पॉलिटिक्स भी है, सबसे मेन रीज़न ही ये है, ठीक है। हमारा दुनिया में इमेज ही यही है कि छोड़ो यार, जिसके पास भी जाएंगे शायद हम कर्ज़ा लेने के लिए जाएंगे, ठीक है। शायद इसीलिए कोई बंदा और जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो हमें एक्सेप्ट नहीं करती। तो सर इंडिया को इतने प्रिविलेजेस बहुत दिए जाते हैं, एक वजह, मेन वजह तो ये हो गई। एक वजह ये भी है कि इंडिया में एजुकेशन का बहुत है स्कोप, उनकी इकोनॉमी भी अच्छी है, तो इस बारे में आप क्या कहें? बेटे बात ये है कि, लेकिन पाकिस्तान में ये सब चीज़ें नहीं हैं। बेटे बात ये है, पाकिस्तान पाक कंट्री है। ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। हर आने वाली वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। मैं आपसे मिलूंगी एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।